हेलो गाइस, वेलकम टू द आर्यभट्टा क्लासेस। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है दर्पणों के बारे में। दर्पण, खास तौर पर गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण क्या होते हैं? नाम से ही पता लगता है, गोलीय यानी गोल मटोल। ऐसे दर्पण जिनकी सतह थोड़ी सी गोल मटोल हो जाती है। एग्जाम्पल लेते हैं। समतल दर्पण क्या होते हैं? जिनकी सरफेस होती है, सतह, वो समतल होती है, चिकनी होती है, सीधी होती है। और ऐसा मिरर हर घर में मिल जाएगा जिसमें लोग अपनी शक्ल देखते हैं, बाल सेट करते हैं। अब गोलीय दर्पण क्या होते हैं? गोलीय दर्पण के बारे में, गोलीय दर्पणों की जो सरफेस होती है ना, वो सीधी ना होकर थोड़ी सी राउंड शेप की होती है। और इस राउंड शेप के कारण जो हमारा प्रतिबिंब होता है वो सीधा ना बनकर कभी टेढ़ा, कभी बड़ा, कभी छोटा, कभी उल्टा, कभी सीधा, ऐसे बनता है। तो इनकी मदद से ऐसे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं हम इस वीडियो में समझेंगे, उसकी साइंस। तो गौर फरमाते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कुछ टेक्निकली शब्द, कुछ शब्दों के बारे में जानेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। फोकस क्या होता है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है, वक्रता केंद्र क्या होता है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो देखते हैं, वीडियो पर बने रहिएगा लास्ट तक, तभी आपको समझ आएगा। देखिए, ये हो गया कोई धातु का गोला। और जो गोलीय दर्पण होते हैं वो इसी से बनाए जाते हैं। कैसे बनाए जाते हैं? देखिए, जब हम धातु के गोले में से कोई एक सतह काट लेते हैं तो फिर वह एक गोलीय दर्पण की भांति व्यवहार करती है। देखते हैं। देखिए, जब ये हमारा धातु का गोला है और हमने इस भाग को कट करके अलग कर दिया, इस भाग को कट कर दिया और अलग कर दिया। अब आप देख सकते हैं इसकी संरचना जो है इस बचे हुए भाग की चम्मच के जो ऊपर वाला हिस्सा होता है उसकी तरह हो गई है। इसमें भी हमारा प्रतिबिंब दिखाई देगा और इसकी सतह कैसी है? गोलीय। प्रतिबिंब दिखाएगा और गोलीय है, इसलिए इसे कहा जाएगा गोलीय दर्पण। अब आप समझ गए होंगे कि गोलीय दर्पण क्या होते हैं। अब जान लेते हैं कुछ टेक्निकली शब्दों के बारे में। लेकिन उससे पहले हमने देखा कि दर्पण दो प्रकार के होते हैं, समतल दर्पण होता है और गोलीय दर्पण होता है। अब जान लेते हैं गोलीय दर्पण कितने प्रकार के होते हैं। तो गोलीय दर्पण भी दो कैटेगरी के होते हैं। सबसे पहला तो हो गया अवतल दर्पण, और दूसरा प्रकार हो गया इसका उत्तल दर्पण। तो क्या होते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण? अवतल दर्पण वो होते हैं जिसमें हम अपना प्रतिबिंब जो गोलीय सतह होती है ना, उसके धंसे हुए भाग पर देखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे चम्मच जो होता है, चम्मच का जो धंसा हुआ भाग होता है, जब हम उसमें कोई प्रतिबिंब देखते हैं तो ये एक अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करता है। जबकि हम जब उसके उभरे हुए दूसरे भाग पर अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो ये एक उत्तल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। उत्तल यानी ऊपर वाला तल, उभरा हुआ तल, वो हो गया उत्तल। तो ऐसे दर्पण कहलाएंगे उत्तल दर्पण। और अवतल दर्पण कौन से कहलाएंगे? अवतल। अव का मतलब होता है नीचे, नीचे वाला तल। तो नीचे वाला तल कौन सा हो गया? ये धंसा हुआ भाग। और इसमें प्रतिबिंब देखेंगे तो ये अवतल दर्पण की भांति व्यवहार करेगा। इसे और अच्छे से समझने के लिए मैंने एक चीज़ बनाई है, उसका भी यूज़ करके देखते हैं। देखिए, कोई भी ऐसा धातु का एक गोला था जिसको हम किनारे से कट करते हैं। इस तरह से धातु से ये भाग अलग हो जाती है और दोनों भाग जो इसके हैं
एक तो क्या कौन सा धंसा वाला भाग, एक उभरा भाग, ये उत्तल भाग, ये अवतल भाग, दोनों ही प्रतिबिंब की भांति व्यवहार कर सकते हैं, दर्पण की भांति व्यवहार कर सकते हैं। अवतल ये जब दर्पण की भांति व्यवहार करेगा ये हिस्सा, तो इसे अवतल दर्पण कहा जाएगा, और ये हिस्सा जब दर्पण की भांति व्यवहार करेगा तो इसे उत्तल दर्पण कहा जाएगा। ये है जानने योग्य बात। कोई भी चीज़ कब अवतल होगी कब उत्तल होगी, अर्थात ये जो भाग हमने धातु के गोले से काटा है ये उत्तल की भांति कब व्यवहार करेगा और अवतल की भांति कब व्यवहार करेगा। मान लीजिए ये पारदर्शी माध्यम था, यानी इसके आर पार देखा जा सकता है। दर्पण बनाने के लिए पारदर्शी माध्यम जो होता है उसकी एक पट्टी लेकर उसके पीछे अपारदर्शी परत चढ़ा दी जाती है, तब हमें उसमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। अब मान लीजिए अगर इसे हमें दर्पण बनाना है तब हमें इस पर भी अपारदर्शी परत चढ़ानी पड़ेगी। ये पारदर्शी चीज़ है। अगर हम यहाँ पर अपारदर्शी परत चढ़ा देंगे तब हम यहाँ से अपना प्रतिबिंब नहीं देख पाएंगे, हमें देखना पड़ेगा सामने यहाँ से। और जब धंसे वाले भाग से हम अपना प्रतिबिंब देखेंगे तो ये कौन सा दर्पण हो गया, अवतल दर्पण। और जब हम इसका उल्टा करें, इस भाग पर तो हम पॉलिश कर दें, यानी अपारदर्शी धातु लगा दें, परत चढ़ा दें, और इस भाग से अपना प्रतिबिंब देखें, तो ये कौन सा दर्पण हो गया, उत्तल दर्पण, क्योंकि हम अपना प्रतिबिंब देख रहे हैं उभरे हुए भाग में। तो ये होता है उत्तल और अवतल दर्पण बनाने का तरीका। जब हम अंदर धंसे हुए भाग पर लेपन करेंगे उस अधातु का, अपारदर्शी वस्तु का, तो हमें उत्तल जो सतह होगी उस पर अपना प्रतिबिंब नजर आएगा। जब उत्तल सतह पे पॉलिश करेंगे तो अवतल सतह पर अपना प्रतिबिंब नजर आएगा। तो ये था कुछ सामान्य बातें अवतल और उत्तल दर्पणों के बारे में। अब हम जानेंगे कुछ टेक्निकल शब्द, जैसे कि फोकस क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, इन सब के बारे में, तो गौर करिएगा। तो दोस्तों जानते हैं अब कुछ शब्दों के बारे में, जैसे कि द्वारक क्या होता है, ध्रुव क्या होता है, वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या, मुख्य अक्ष, फोकस और फोकस दूरी, इनके बारे में जान लेते हैं। इसके साथ ही हम जानेंगे कि इसमें गणित पर आधारित सवाल कैसे आएंगे एग्ज़ाम में, इसके बाद हम ये जानेंगे। पहले इनके बारे में जान लेते हैं कि दर्पण में ये बिंदु कहाँ पर स्थित होते हैं। उसके लिए हम इसी चीज़ का सहारा लेंगे। हमने देखा कि जो हमारा ठोस गोला था, हमने उसकी एक सतह को साइड से कट किया तो उससे हमें एक वक्रित आकृति मिली, गोलीय आकृति मिली, और इस पर पॉलिश करते ही दूसरा जो ऑपोजिट साइड होगी वो दर्पण की तरह व्यवहार करने लग जाएगी। अब इसी की सहायता से हम समझेंगे कि ये पॉइंट्स कहाँ पर होते हैं। मान लिया ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण की भांति व्यवहार कर रहा है, तो इसको जानेंगे कि इसमें ये बिंदु कहाँ स्थित होते हैं। अवतल दर्पण यानी ऐसा दर्पण जिसमें हम गोलीय सतह के धंसे हुए भाग पर अपना प्रतिबिंब देखते हैं। ये रहा इसका धंसा हुआ भाग, यहाँ पर प्रतिबिंब बनेगा। सबसे पहले जानते हैं द्वारक क्या होते हैं। द्वारक क्या होता है, जो अवतल दर्पण होता है उसके जो दोनों सिरे होते हैं, मान लिया M और N, अवतल दर्पण होता है उसके दोनों सिरे माना कि M और N होते हैं। तो ऐसी कंडीशन में बिंदु M और N के बीच में जितनी दूरी होती है वो द्वारक कहलाती है। शायद आप द्वारक के बारे में समझ गए होंगे। ये दर्पण के दो सिरे हैं M और N, इन दोनों के बीच में जो लंबवत दूरी है, सीधी दूरी, ये देखिए, तो यही द्वारक कहलाती है। Mn को ही द्वारक कहा जाता है। इन दोनों के बीच की दूरी द्वारक है। नेक्स्ट, द्वारक समझ लिया हमने। ध्रुव क्या होता है, तो ध्रुव जो हमारी परावर्तक सतह है अवतल दर्पण की, उस सतह का भी एक मध्य बिंदु होता है।
एक बार इसे इग्नोर करिए, इसे देखिए। ये जो तो परावर्तक सतह है, इस पे एक मध्य बिंदु होता है जो कि ये है, इसे हमने P नाम दिया, और इसी मध्य बिंदु को कहा जाता है ध्रुव। क्या कहा जाता है? ध्रुव। तो ध्रुव को हमने समझ लिया। हमारे दर्पण की परावर्तक सतह का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। अब जान लेते हैं नेक्स्ट बिंदु कौन सा है, वो है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या होता है? जो हमारा दर्पण है वो जिस गोले से निकला है, जिस गोले से निकला था, उसका जो मिडिल पॉइंट है, उसका जो केंद्र है, वो वक्रता केंद्र कहलाता है। मान लीजिए कि इसका जो केंद्र था वो यहाँ पर था, तो उतनी ही दूरी पर ये केंद्र यहाँ पर होगा। केंद्र को हमेशा C से लिखते हैं, इसे वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र को और सब अच्छे से समझने के लिए वक्रता त्रिज्या के बारे में जान लीजिए। वक्रता त्रिज्या क्या होती है? जिस गोले से ये दर्पण अलग हुआ है, उसकी जो त्रिज्या थी वो इस दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या क्या है? जिस गोले से ये भिन्न हुआ है दर्पण, उसकी जो त्रिज्या थी वह वक्रता त्रिज्या कहलाती है। जिस गोले से दर्पण भिन्न हुआ, उसकी त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या को आप समझ सकते हैं। गोले की त्रिज्या थी वो हमारे दर्पण के लिए वक्रता त्रिज्या बन गई। और अब आप समझ सकते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र होता है इस दर्पण के किसी भी बिंदु से वक्रता त्रिज्या जितनी दूरी पर स्थित कोई बिंदु वक्रता केंद्र होगा, और ये एक दर्पण के लिए केवल एक ही प्राप्त होगा। अनेक वक्रता केंद्र नहीं होते हैं, एक ही वक्रता केंद्र होता है। वक्रता केंद्र के बारे में आप समझ लिया, वक्रता त्रिज्या के बारे में आपने समझ लिया। वक्रता त्रिज्या कौन सी होती है? ये वाली डिस्टेंस। मुख्य अक्ष क्या होता है इसके बारे में समझ लीजिए। मुख्य अक्ष होता है, एक अक्ष होता है। आपने मैथमेटिक्स में कार्तीय निर्देशांक पद्धति पढ़ी होगी। कार्तीय निर्देशांक पद्धति में दो काल्पनिक अक्ष लेते हैं, एक्स अक्ष और वाई अक्ष। तो इसी प्रकार से हम इसके सवालों को हल करने के लिए भी एक काल्पनिक अक्ष लेते हैं। उस अक्ष को कहते हैं मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष की परिभाषा क्या है? एक ऐसा अक्ष जिस पर वक्रता केंद्र और ध्रुव स्थित होते हैं। एक ऐसा केंद्र, एक ऐसा अक्ष, एक ऐसा अक्ष जिस पर वक्रता केंद्र व ध्रुव स्थित हों। और इस दर्पण के लिए हमारा मुख्य अक्ष कौन सा है? ये आप देख सकते हैं, ये है हमारा मुख्य अक्ष, क्योंकि इस पर वक्रता केंद्र और ध्रुव स्थित हैं। अगला पॉइंट है फोकस क्या होता है। फोकस के बारे में हम जानेंगे। जब भी कोई भी वस्तु इस दर्पण के सामने होगी, मान लिया कि ये, तब उससे प्रकाश किरणें निकलेंगी। अनेक प्रकाश किरणें निकल के इस दर्पण से टकराएंगी और फिर हमारी आंखों पे पड़ती है, तब हमें उसका प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो इसके रेफरेंस में देखें, जब भी कोई प्रकाश किरण होगी वो इस मुख्य अक्ष के समांतर दर्पण से टकराएगी, तो ऐसी प्रत्येक प्रकाश किरण एक निश्चित बिंदु से निकलेगी।
ऐसी प्रत्येक प्रकाश किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर होगी, टकराने के बाद एक निश्चित बिंदु से गुजरेगी और वही बिंदु फोकस कहलाता है। अब प्रकाश किरण चाहे कोई भी हो, कितनी भी दूरी से जाए, लेकिन वो समांतर होनी चाहिए, तभी वो हमारे जो फोकस है उस बिंदु से निकलेगी। उदाहरण के स्वरूप एक और किरण निकली समांतर और टकराने के पश्चात ये भी अपनी फोकस से ही निकलेगी यहाँ पे। तो फोकस दूरी क्या होती है, आप परिभाषा से समझ गए होंगे। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी ही फोकस दूरी है। इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। एक नोट करने वाली बात यह है कि कार्तीय निर्देशांक पद्धति में जितनी भी दूरियां होंगी इस बिंदु P से शुरू की जाएगी उनको नापना। कार्तीय पद्धति में जितनी भी दूरियां होंगी इस दर्पण के लिए वो सभी P से ली जाएंगी। यानी ये हमारी वस्तु स्थित थी, P से कितनी दूर है ये लिया जाएगा। P से मान लिया 4 सेंटीमीटर की दूरी पर है ये, तो हम बोलेंगे कि इसकी दूरी हो गई 4 ऐसे। हालांकि ये 4 नहीं आएगा, ये -4 आएगा। अब माइनस क्यों आएगा, वो उसका रहस्य भी कार्तीय पद्धति में छुपा है। कार्तीय पद्धति में जो निर्देशांक होते हैं x, y, उसमें आप हमेशा दाहिनी ओर के लेते हैं पॉजिटिव और बाईं ओर के लेते हैं नेगेटिव यानी ऋणात्मक। उसी तरह दर्पण में भी 2 जगह पर प्रतिबिंब बनते हैं, छवियां बनती हैं। एक तो दाईं तरफ बनती हैं, एक बाईं तरफ बनती हैं। बाईं तरफ जितनी भी दूरियां हम नापेंगे, चाहे बिंब की हो चाहे प्रतिबिंब की हो, वो सभी हम लेंगे नेगेटिव, और दाईं ओर जब नापेंगे तब लेंगे पॉजिटिव। अगर हमारा प्रतिबिंब यहाँ बनता और 3 सेंटीमीटर दूर था तब हम इसे लिखते +3। +3 दूरी पर स्थित है, +3 सेंटीमीटर की दूरी पर प्रतिबिंब हो जाता। इस तरह से हम दूरियों का मापन करते हैं। एक और नोट करने वाली बात है जो आपको यहाँ समझा देता हूँ, वो ये कि जब भी कोई प्रकाश किरण हमारे वक्रता केंद्र से गुजरेगी और तब दर्पण से टकराएगी, यहाँ पे वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण गुजरी और दर्पण पे टकराई, तब ये 180 डिग्री पे उसी मार्ग से वापस लौट जाएगी। यानी इसी मार्ग से आई, टकराने के पश्चात इसी मार्ग से लौट जाएगी। और फोकस के बारे में तो आपने जान ही लिया, जब भी कोई प्रकाश किरण समांतर आएगी मुख्य अक्ष के तो वो फोकस बिंदु से निकलेगी। उसी तरह जब भी कोई प्रकाश किरण फोकस से निकलेगी तो टकराने के बाद वो जाएगी समांतर, यानी ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। तो आपने समझा कि कुछ परिभाषिक शब्दों का मतलब क्या होता है इसमें, और दूरियां कैसे नापी जाती हैं, इसके बारे में आपने जाना। अब इसके पश्चात हम ये जानेंगे कि अगर दर्पण पर विभिन्न जगहों पर हम वस्तुएं रखते हैं तो उनका प्रतिबिंब कहाँ कहाँ बनता है। अगले भाग में हम ये जानेंगे। तो इतना एक बार आप सभी नोट कर लीजिए। दोस्तों, अवतल दर्पण के बारे में आज इतना ही। अगली क्लास में हम जानेंगे कि गोलीय दर्पण के लिए कैसे प्रतिबिंब निर्माण होगा और उसके बारे में और भी डीप नॉलेज जानेंगे। तब तक के लिए आप सभी को गुड बाय। अगर वीडियो को पसंद किया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही रेगुलर वीडियोस के लिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।